एवरीबॉडी, मैं प्रवीण चौहान साथ हूं एक बार फिर से आपके पाइबॉन्ड क्लासेस में। और आज के इस वीडियो को शुरू करने से पहले आपके लिए एक मोटिवेशनल शायरी मैं आपको सुनाने वाला हूं कि जब महाभारत हो रही थी तो अर्जुन कहते हैं कि ये मेरा परिवार है, मैं इनके सामने कैसे अस्त्र शस्त्र चला सकता हूं। तो उस समय श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते हैं कि हे पार्थ, इस जग में कोई अपना नहीं है, सब पराये हैं। और अपनी मंजिल को पाने में यदि कोई तुमसे पीछे छूट भी जाता है तो छूटने दो, बस अपनी मंजिल को पाओ। तो बच्चे, आप लोग भी समझ गए होंगे इसका मतलब क्या है कि अपनी मंजिल को पाने में जो आपसे छूट जाता है, जो आपका साथ नहीं देता है, मत दो। बस आप अपनी मंजिल को पाने के लिए अपनी मेहनत जारी रखो और एक दिन आप जरूर मंजिल पा लेंगे। तो आज का हमारा जो चैप्टर है, आज का जो हमारा सेशन है, वो सेशन है ये कि मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म। एक छोटा सा और बहुत बढ़िया चैप्टर है मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म, जिसकी शुरुआत हम आज की वीडियो में करने वाले हैं। तो किसी बिना समय को बर्बाद किए हम शुरू करते हैं कि मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म। देखो, इस चैप्टर की जो शुरुआत होती है वो मैग्नेट से ही होती है। तो मैग्नेट के बारे में हम छोटी छोटी बातें आपको बता दें, फिर हम क्या करेंगे इसके बारे में अगले नेक्स्ट लेवल पर लेकर जाएंगे कि किस तरह की चीजें आती हैं। देखो, अगर किसी को डिटेल से पढ़ना है चैप्टर पूरा तरीके से, मैं वन शॉट लेकर आ रहा हूं तो मैं बहुत बेहतरीन वन शॉट बनाने की कोशिश करूंगा, जिसमें आपके न्यूमेरिकल वगैरह प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सब कुछ रहेंगे इसमें। लेकिन जो आपको डिटेल से केवल इसका वीडियो चाहिए तो मैंने इसकी एक एक करके वीडियो बना रखी है, आप प्लेलिस्ट में जाकर यहां पर चेक कर सकते हैं। सारी चीजें मैंने इसके एक एक बहुत बढ़िया तरीके से कवर कराई है, तो वहां से आप कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको एक ही वीडियो में सारी चीजें चाहिए कि सर कॉम्बिनेशन के साथ में फुल रिवीजन भी हो जाए तगड़ा करके और मस्त तरीके से समझ में आ जाए, तो भाई ये वीडियो आपके लिए है। फटाफट से शुरू करते हैं। तो मैंने कहा मैग्नेट क्या होता है सर? मैग्नेट एक सब्सटेंस है जिसमें सर नॉर्थ एंड साउथ दो पोल्स होते हैं। एंड इसकी एक प्रॉपर्टी होती है कि ये सर सम सब्सटेंस, सम मेटल्स, ठीक है, कुछ मेटल्स होती हैं, ठीक है, कौन कौन सी सर? आयरन, निकेल, कोबाल्ट, इस तरह की मेटल को जिनमें आयरन की प्रॉपर्टी होती है, ठीक है, जिनमें आयरन की प्रॉपर्टी होती है, ऐसे मेटल को ये अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकती है। तो इसका नाम है मैग्नेट। अब ये जो मैग्नेट है इसकी कुछ खास बातें होती हैं कि इसके जो लाइक पोल्स हैं, लाइक पोल्स का मतलब है बेटे कि अगर एक नॉर्थ है तो दूसरा भी क्या हो जाए? नॉर्थ। तो लाइक पोल्स क्या करेंगे? रिपल ईच अदर, ठीक है, रिपल ईच अदर। दूसरी बात है कि सर सेम अनलाइक पोल्स, है ना, अनलाइक पोल्स क्या करेंगे बेटा? अट्रैक्ट ईच अदर, है ना, अट्रैक्ट ईच अदर। कि जो अनलाइक पोल है, जैसे यहां पर देखो तो यहां पर दोनों लाइक पोल हो गए तो एक दूसरे को रिपल करेंगे। दूसरी बात सर, एक नॉर्थ हो गया और एक साउथ हो गया तो सर ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। तीसरी बात, वी कैन नॉट, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो अब लिख रहा हूं मैं, वी कैन नॉट ब्रेक इट्स डाइपोल, है ना, हम इसके डाइपोल को नहीं तोड़ सकते। डाइपोल मींस क्या है भाई? इसके पास दो पोल है ना, एक नॉर्थ है और एक साउथ है। तो अगर मैं सोचूं कि मैं इसको बीच से तोड़ देता हूं और नॉर्थ को अलग कर दूंगा और साउथ को अलग कर दूंगा, तो ये पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है। अगर आप ऐसा करते भी हैं तो एक ही मैग्नेट पर जो टूटकर दो हिस्से हो गए उस पर भी नॉर्थ एंड साउथ आ जाएगा, और जो दूसरा टूटा हुआ हिस्सा है उस पर भी नॉर्थ एंड साउथ आ जाएगा। यानी इसके पोल्स को हम कभी भी अलग नहीं कर सकते। ये कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी आपको समझनी होंगी इसके बारे में। उसके बाद अब हम चलते हैं कि भैया रिवीजन भी होता रहे, आपके सिलेबस भी कंप्लीट होता रहे, मस्त करके एकदम फाड़ू तरीके से एक ऐसी वीडियो बना रहा हूं मैं आप लोगों के लिए कि आपको मजा आ जाएगा। अब जैसे हमने ये सारी प्रॉपर्टीज इसके बारे में स्टडी की है, तो अब हम ये चल रहे हैं कि भाई साहब एक बात बताओ कि ये चीज तो हमें समझ में आ गई, लेकिन इसमें लिखा है मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म। तो मैग्नेट तो आपने समझा दी, मूविंग चार्ज का यहां मतलब क्या है? तो बेटा ऐसा मतलब है कि अभी तक हम ये सोचते थे कि जो मूविंग चार्ज से क्या मिलता है? मूविंग चार्ज जब चार्ज मूव करता है तो क्या बनता है सर? इलेक्ट्रिसिटी बनती है ना, इलेक्ट्रिसिटी बनती है। और मैग्नेट अपने आप में एक अलग चीज है। तो हम ये समझते थे, है ना, मैग्नेट क्या है? एक अलग सब्सटेंस है। तो अभी तक हम लोग ये समझते थे कि भाई इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेट दोनों अलग अलग चीजें हैं, है ना, दोनों अलग अलग चीजें हैं। मैग्नेट कुछ अलग है और इलेक्ट्रिसिटी कुछ अलग चीज होती है। लेकिन एक एक्सपेरिमेंट के बाद में, ऑस्ट्रेड के एक्सपेरिमेंट के बाद में, साइंटिस्ट ऑस्ट्रेड ने एक एक्सपेरिमेंट किया, उसके बाद में हमें यह समझ में आ गया कि भाई साहब मूविंग चार्ज से क्या बन सकती है? मैग्नेट। यानी जहां जहां इलेक्ट्रिसिटी होती है वहां वहां पर क्या बन सकती है? मैग्नेट बन सकती है। यानी एक मूविंग चार्ज के आने से मैग्नेट को क्रिएट कर सकते हैं। दिस इज द फुल कॉन्सेप्ट ऑफ दिस चैप्टर कि भाई साहब चार्ज मूव कर रहा है, इलेक्ट्रिसिटी बन रही है, उस इलेक्ट्रिसिटी के बनने से क्या बन रही है? मैग्नेट। दिस इज द फिनोमिना। इसको हम कहते हैं कि इलेक्ट्रिक इफेक्ट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड।
यानी कि इलेक्ट्रिसिटी आने से क्या बन रही है, मैग्नेट बन जाती है। ठीक है, तो आगे हम इसी के बारे में स्टडी करेंगे। तो एक बार इसको मिटाकर ऑस्ट्रेड के एक्सपेरिमेंट को समझते हैं और बाकी बातें हम लोग साथ में करते हैं। ठीक है, तो अब तक हम लोगों ने मैग्नेट की सारी बातें की। अब हम चलते हैं ऑरस्टेड के एक्सपेरिमेंट पर। ऑरस्टेड ने क्या बताया था कि देखिए, इन्होंने कुछ अपना एक्सपेरिमेंट किया। तो सबसे पहले एक्सपेरिमेंट नंबर 1 को हम समझते हैं। एक्सपेरिमेंट नंबर 1, एक्सपेरिमेंट नंबर 1 क्या स्टेट कर रहा था कि इन्होंने बेटा क्या काम किया, एक वायर लिया ए बी। ठीक है जी, एक वायर लिया ए से बी। इस वायर को इन्होंने एक बैटरी से कनेक्ट कर दिया। ठीक है, प्लस और माइनस। अब इस वायर के ऊपर इन्होंने एक मैग्नेटिक निडल को रख दिया जो नॉर्थ एंड साउथ की डायरेक्शन में है। मान लो नॉर्थ एंड साउथ ऐसे है, ये नॉर्थ है ये साउथ है ना, ऐसे कुछ भी मान लो इसमें नॉर्थ एंड साउथ। याद रहे कि ये जो निडल है इस वायर से टच नहीं होनी चाहिए, इस वायर के जस्ट अबव रखी है। और इन्होंने क्या किया, स्विच को लगाकर ये पूरा एक्सपेरिमेंट जोड़ लिया। तो ही टेक अ वायर ए बी ऑफ व्हाट लेंथ, कोई भी लेंथ ले सकते हैं, 1 मीटर 2 मीटर, उसका कोई इशू नहीं है। और उसको कनेक्ट कर दिया, इज कनेक्टेड विद अ बैटरी एंड अ स्विच। एक बैटरी और एक स्विच से उसको कनेक्ट कर दिया। एंड प्लेस्ड एन मैग्नेटिक निडल जस्ट अबव द वायर, और वायर के ऊपर एक मैग्नेटिक निडल को रख दिया। जैसे उन्होंने करंट पास किया तो भाई साहब इस वायर में करंट पास होगा। आप बोलोगे हाँ जी सर, वायर में करंट पास होगा। तो जैसे ही वायर में करंट पास होता है, एज द करंट पास थ्रू द वायर, जैसे ही वायर से करंट पास होता है तो ये जो मैग्नेटिक निडल है इसमें डिफ्लेक्शन आ जाता है। बात समझ में आई? इसमें क्या आ गया, डिफ्लेक्शन आ गया। किसमें सर, इस मैग्नेटिक निडल में। जो इसकी निडल थी वो डिफ्लेक्ट होगी अपने पाथ से। जब वो अपने पाथ से डिफ्लेक्ट हो गई तो उन्होंने क्या देखा कि भाई व्हेन वी पास द करंट, व्हेन वी पास द करंट, है ना, पास द करंट, जैसे ही सर हम लोग करंट को पास कर रहे हैं, द मैग्नेटिक निडल, ठीक है, द मैग्नेटिक निडल गेट्स डिफ्लेक्टेड। जो मैग्नेटिक निडल क्या होती है, डिफ्लेक्ट हो जाती है, अपने पाथ से डिफ्लेक्ट हो गई। जब ये अपने पास से डिफ्लेक्ट हो गई तो उन्होंने एक्सप्लेन किया, ही एक्सप्लेन दैट, है ना, उन्होंने एक्सप्लेन ये किया कि भाई साहब व्हेन करंट पास थ्रू द वायर, है ना, जब भी कोई करंट किसी वायर से पास होता है, व्हेन द करंट पास थ्रू द वायर, ठीक है, इट प्रोड्यूस अ मैग्नेटिक फील्ड, है ना, इट प्रोड्यूस अ मैग्नेटिक फील्ड अराउंड इट। यानी जो वायर है अपने चारों तरफ क्या बनाता है, एक मैग्नेटिक फील्ड बनाता है। ये इन्हों का एक्सपेरिमेंट था। और ये लाइन उन्होंने एक्सप्लेन की थी कि जब भी हम किसी वायर से करंट को पास करते हैं तो वो करंट, जो वायर है, वो अपने चारों तरफ क्या बना लेता है, एक मैग्नेटिक फील्ड बना लेता है। ये ऑरस्टेड का एक्सपेरिमेंट था। अब इसी एक्सपेरिमेंट को उन्होंने आगे बढ़ाया तो इन्होंने डाल दिया अपना नाम एक्सपेरिमेंट नंबर 2। आगे इसके बारे में और स्टडी की तो इसका नाम रखा गया एक्सपेरिमेंट नंबर 2। अब की बार उन्होंने क्या काम किया बेटा कि अब की बार जो वायर था इसमें जो बैटरी जुड़ी थी उसको जस्ट उल्टा कर दिया। ठीक है, और निडल तो अपनी जगह पर है ही, इस तरह से। ठीक है, ध्यान से सुनना। अब की बार माइनस प्लस देखो, उन्होंने जो करंट की डायरेक्शन है उसको चेंज कर दिया। अब जब करंट की डायरेक्शन चेंज हुई तो इस तरह से अब करंट पास हो रहा है। पहले आप नजर आ रहा है कि किस तरह से करंट पास हो रहा है, दूसरे में करंट आपको दिख रहा है किस तरह से पास हो रहा है। तो देखो बेटा, जैसे उन्होंने करंट की डायरेक्शन को रिवर्स किया तो फिर से क्या हुआ, ये जो मैग्नेटिक निडल है डिफ्लेक्ट हो गई। ठीक है, अच्छा, पहले भी इसी डायरेक्शन में थी, तो अब की बार जो मैग्नेटिक फील्ड निडल है वो इस डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट हुई। यानी बस अंतर ये था कि पहले ऐसे डिफ्लेक्ट हुई और अब की बार ऐसे डिफ्लेक्ट हो गई। यानी इस बार जो है डायरेक्शन बिल्कुल जस्ट रिवर्स हो गई। तो इसके बाद उन्होंने क्या एक्सप्लेन किया, इस एक्सपेरिमेंट के बाद उन्होंने किया कि द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड है जी, द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड डिपेंड्स ऑन द डायरेक्शन ऑफ किस पर डिपेंड करती है, करंट। यानी जो मैग्नेटिक फील्ड इसके चारों तरफ बन रहा है इसकी डायरेक्शन करंट की डायरेक्शन पर डिपेंड करती है। अगर करंट की डायरेक्शन बदलेगी तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन भी बदलेगी। बोलो मजा आया कि नहीं, फटाफट से बताओ, है ना, एक एक चीज आपको समझ में आई कि नहीं, जल्दी बताओ फटाफट से। ऑरस्टेड के दोनों एक्सपेरिमेंट थे, दोनों खत्म हो गए। अगर समझ में नहीं आया हो, वैसे तो मैंने बहुत अच्छे समझाया, तो रिवर्स करके एक बार देख लेना, क्योंकि शॉर्ट वीडियो बनानी है, मस्त वीडियो बनानी है, इसलिए थोड़ा जल्दी जल्दी कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन ऐसा भी नहीं कि समझ में ना आए, एक एक चीज एक्सप्लेन करते हुए चलूंगा कि बहुत तगड़े तरीके से आप लोगों के दिमाग में बैठ जाए, ये छप जाए, कहीं से भी आ जाए, यहां से हम छोड़कर नहीं आएंगे।
किसी भी लेवल का क्वेश्चन आ जाए आज के बाद मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म से छूटेगा नहीं, ये अपने आप में ठान लो, अपने दिमाग में बना लो, और मैं इस चीज को आपके दिमाग में घुसेड़ दूंगा। ठीक है, इस तरह से काम करना है। ठीक है भाई, चलो आ जाओ नेक्स्ट। तो डियर फ्रेंड्स, जैसा कि हमने अभी ऑर्स्टेड एक्सपेरिमेंट को बहुत अच्छे से क्लियर किया, उसके बाद हमें एक बात समझ में आई कि उन्होंने एक बात बोली थी कि मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो वो मैंने इसका डेफिनेशन लिख दिया है आपके लिए कि जब भी हम एक वायर में करंट पास करते हैं, व्हेन एन इलेक्ट्रिक करंट पास थ्रू द वायर इट प्रोड्यूस एन इलेक्ट्रिक फील्ड अराउंड द वायर, या फिर इट सेट अप एन इलेक्ट्रिक फील्ड अराउंड द वायर। तो वो जो करंट है वो उस वायर के चारों तरफ क्या कर रहा है, एक इलेक्ट्रिक फील्ड बना रहा है उस वायर के चारों तरफ, है ना। जैसे ये वायर है, इसके चारों तरफ क्या बना रहा है, एक इलेक्ट्रिक फील्ड, एक मैग्नेटिक फील्ड बना रहा है। अब ये जो मैग्नेटिक फील्ड बनाने का जो फिनोमिना है, बस इसी को हमने कहा है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। अब जैसे कि हम ये बताएं, देखो जो ऑर्स्टेड थे उनका एक्सपेरिमेंट बहुत सक्सेसफुल रहा, बहुत अच्छी बात थी ये कि भाई हमने करंट और मैग्नेट में एक रिलेशन फाइंड कर लिया। लेकिन यार बात ये थी कि उनका जो एक्सपेरिमेंट था वो एक लिमिटेड रूप तक ही वैलिड था। उन्होंने बोला कि करंट पास करने से मैग्नेटिक फील्ड बनता है, हाँ जी बनता है, लेकिन कितना मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा, हम मैग्नेटिक फील्ड को कैलकुलेट कैसे करेंगे, ये सारी बातें वो नहीं बता पाए। तो इसको बताया था बायोट और सेवर्ट। अब ये सर क्या है, ये दोनों फ्रेंड थे, बायोट एंड सेवर्ट, और 1820 में ये करंट इलेक्ट्रिसिटी का स्टडी कर रहे थे। उसी को लेकर उन्हीं के आसपास ये जो हमारा एक्सपेरिमेंट था, है ना, ये एक्सपेरिमेंट चल रहा था। तो इसको लेकर इन्होंने 1820 में एक फिनोमिना इन्होंने बताया। ये कहते हैं कि मान लो हमारे पास में वायर है कोई। अब वायर का मतलब देखो, आप ये देखोगे कि यहां पर मैंने सीधा वायर नहीं बनाया है, जो हमने वायर बनाया है वो कैसा है सर, थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा है। तो ये बोला कि मान लो एक छोटी सी लेंथ है डीएल, है ना, छोटी सी लेंथ, कोई भी एक छोटी सी लेंथ है डीएल, सीधी लेंथ है ना, और इस लेंथ पर जो है आई करंट हम इसमें पास करते हैं, तो एक मैग्नेटिक फील्ड पॉइंट पी पर जनरेट होता है। मैग्नेटिक फील्ड जो है वो क्या है सर, डेल्टा बी है। अभी इसके बारे में बात करेंगे कि मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है ना, बहुत अच्छे से समझाएंगे। तो उन्होंने बोला कि सर ये थीटा एंगल बनाते हुए एक पॉइंट जनरेट होगा, यहाँ पॉइंट पर क्या होगा, एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा, एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाएगा इसके चारों तरफ। बोले हाँ जी ये तो होगा ही, किसके अकॉर्डिंग, अकॉर्डिंग टू द ऑर्स्टेड एक्सपेरिमेंट। तो इन्होंने कहा कि सर जो ये मैग्नेटिक फील्ड है ये डिपेंड करता है करंट की वैल्यू पर। दूसरा, जो मैग्नेटिक फील्ड है ये डिपेंड करता है इनकी डिस्टेंस पर कि ये कितनी डिस्टेंस है, तो इसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है। दूसरी बात उन्होंने बोला कि सर ये जो मैग्नेटिक फील्ड है ये डिपेंड कर रहा है लेंथ ऑफ द वायर पर, एंड द मैग्नेटिक फील्ड ऑल्सो डिपेंड्स ऑन द एंगल, है ना जी, ध्यान से सुनना, किस पर डिपेंड करता है, एंगल, परपेंडिकुलर एंगल पर डिपेंड करता है। अब उन्होंने बोले कि अगर हम इन सभी लॉज को मिला दें तो डेल्टा बी इज प्रोपोर्शनल टू आई डेल्टा एल आई डी एल साइन थीटा अपॉन में आर का स्क्वायर। ठीक है जी, क्या होता है, आर का स्क्वायर। तो इन्होंने बोला कि जब जब प्रोपोर्शनल साइन हटाते हैं भाई, है ना, तो हमें एक कांस्टेंट आता है, यहाँ जो कांस्टेंट है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई है आई डी एल साइन थीटा अपॉन में आर स्क्वायर। तो ये एक फॉर्मूला मैंने यहाँ से प्रोड्यूस किया कि भाई हम इसके थ्रू क्या कर सकते हैं, किसी भी वायर पर एक मैग्नेटिक फील्ड यहाँ से फाइंड कर सकते हैं। दिस इज द बायोट सेवर्ट लॉ। क्या है बेटे ये, बायोट सेवर्ट लॉ। बस इतना ध्यान रखो कि इन्होंने जो है ये बातें बताई हैं कि सर अगर किसी वायर में आई एम्पीयर का करंट पास हो रहा है तो एक एंगल बनाते हुए एक पॉइंट पी जनरेट होता है, जहां पर हमें क्या प्राप्त होता है, एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है। उस मैग्नेटिक फील्ड जो है इतनी सारी चीजों पर डिपेंड करता है, और अगर हम इसको सॉल्व करें तो यहां से क्या निकल कर आएगा, एक कांस्टेंट याद रखना है, म्यू नॉट, क्या है सर, परमिटिविटी, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, सॉरी परमिबिलिटी, पर इसको अच्छे से मैं लिख दूं, परमेबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। ठीक है जी, ये होती है ये परमेबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। इसकी वैल्यू होती है सर, म्यू नॉट की वैल्यू होती है 4 पाई इंटू 10 की पावर -7। तो अगर ये वाली वैल्यू निकाला जाए, सॉरी ये वाली वैल्यू निकाली जाए म्यू नॉट अपॉन 4 पाई की, तो निकल कर आएगी ओनली 10 टू दी पावर -7, क्योंकि 4 पाई से 4 पाई हो जाएगा कैंसिल। ठीक है, तो ये बायोट एंड सेवर्ट का लॉ है, बहुत अच्छे से आप लोगों को क्लियर हो गया होगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं। एक चीज इसमें लिखी है, देखो यहाँ पर मैंने एक क्रॉस बनाया हुआ है और एक डॉट, ये दोनों ही साइन मैग्नेटिक फील्ड के होते हैं, दोनों ही साइड किसके होते हैं, मैग्नेटिक फील्ड के। अब ये जो क्रॉस है ये परपेंडिकुलर टू द, परपेंडिकुलर बिलो,
बिलो टू द पेपर, यानी पेपर के अगर नीचे, जैसे ये मान लो कि मेरा हाथ पेपर है ना, मेरा हाथ पेपर है, तो इसके परपेंडिकुलर बिलो नीचे की तरफ अगर मैग्नेटिक फील्ड जा रहा है, ऐसे नीचे की तरफ अगर मैग्नेटिक फील्ड जा रहा है, तो वो क्या लिया जाएगा, ऐसे क्रॉस से दिखाया जाएगा। और ये जो है सर, ये परपेंडिकुलर अपवार्ड है ना, अपवार्ड अगर जा रहा है ऊपर की तरफ, यानी ये पेपर है और मैग्नेटिक फील्ड ऊपर की तरफ है, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ऐसे ऊपर की तरफ है, तो ये वाला डॉट का साइन लिया जाएगा। ठीक है, ध्यान रखना दोनों चीजें हैं, ये जो क्रॉस वाला है ये बिलो टू द पेपर होता है और ये परपेंडिकुलर अपवार्ड टू द पेपर होता है। ठीक है, ध्यान से समझ में आ गया, कोई दिक्कत तो नहीं है? आप बोलोगे हाँ जी सर, सारी चीजें क्लियर होगी, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट भी क्लियर हो गया, बायोट एंड सेवर्ट का लॉ भी हम लोगों को अच्छे से क्लियर हो गया। अब इसके ऊपर कौन से क्वेश्चन आ सकते हैं, कैसे डेरिवेशन आ सकते हैं, ये हम लोग कर लेते हैं। ठीक है, चलो जैसा कि हम लोगों ने कहा, अभी बोला है कि बायो सेवर्ट का नियम हम लोगों ने कंप्लीट किया है, और इस बायो सेवर्ट के लॉ के ऊपर कौन कौन से क्वेश्चन बन सकते हैं, किस तरह का क्वेश्चन आपको बन सकता है, तो देखो एक बहुत बेहतरीन क्वेश्चन में लेकर आया हूं। इन्होंने कहा 2 सेंटीमीटर सेगमेंट ऑफ अ वायर कैरिंग अ करंट ऑफ 5 एम्पियर इन द पॉजिटिव डायरेक्शन, यानी ये कह रहा है कि हमारे पास में इस तरह से मान लो देखो एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड ये वाली होती है जेड एक्सिस। एक सेगमेंट है हमारे पास वायर का, ये ले लो, ये है ना, ये यहां से यहां तक, इसमें सर करंट पास हो रहा है 2 एम्पियर का, सॉरी 5 एम्पियर का, है ना, 5 एम्पियर का, और इसकी जो लेंथ है वो कितनी है, 2 सेंटीमीटर है। तो इस डायरेक्शन में, वाई वाली डायरेक्शन में, है ना, वाई वाली डायरेक्शन में एट अ पॉइंट ऑफ वाई मीटर, और वाई वाली डायरेक्शन में मुझे क्या फाइंड करना है, इसका मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है। तो सिंपल सी बात है, जो मैग्नेटिक फील्ड है वो होता है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डेल्टा एल और आर, ठीक है, डेल्टा एल आर साइन थीटा वगैरह होता है अपॉन में, ठीक है, कितना हो गया, आर स्क्वायर। ठीक है जी, अब करना क्या है हम लोगों को, इस आर का हमें प्रोडक्ट निकालना है। ठीक है, इस आर को हमें सॉल्व करना है, तो ये आर जो हो जाएगा डेल्टा बी इज इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, ठीक है जी, इस आर को आप कन्वर्ट करोगे तो ये हो जाएगा आई डेल्टा एल आर अपॉन में आर का क्यूब। ठीक है, यूनिट वेक्टर आप लोगों ने इसको बना दिया। तो डेल्टा बी इज इक्वल्स टू, इसकी वैल्यू कितनी होती है सर जी, 10 की पावर -7, और अपॉन में ये आर का क्यूब, आर कितना भाई साहब, 5 का क्यूब हो जाएगा सर जी, आई कितना 5 एम्पियर का है, डेल्टा एल कितना भाई साहब, डेल्टा एल जो लेंथ है सर जी वो 2 सेंटीमीटर ऑफ वाई एक्सिस है, तो 2j हो गया, इनटू में आप आर के लिए निकालोगे तो आर क्या है, 3i प्लस 4j और प्लस 0k, है जी, इस तरह से हो गया आप लोगों का। यहां पर जो है केवल ओनली जे वाली डायरेक्शन है, बाकी और कोई डायरेक्शन है ही नहीं। ठीक है, जे वाली डायरेक्शन है, तो डेल्टा बी इज इक्वल्स टू हो गया 10 की पावर -7, 5 से ये 5 कट गया, अपॉन में 25, और ये कितना आगे बच्चे, इन द डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस, तो 2 4 जा 8, ठीक है, और कौन सी डायरेक्शन में, के की डायरेक्शन में, 2 4 जा 8, बाकी से हमें लेना देना है ही नहीं। ठीक है, 2 4 जा 8, तो 8 के, यानी कि अब आप इसको सॉल्व करोगे, डेल्टा बी इज इक्वल्स टू 8 इंटू 10 की पावर -7 अपॉन 25 इन द डायरेक्शन ऑफ के, नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ के। तो इस डायरेक्शन में आपका मैग्नेटिक फील्ड निकल कर आ जाएगा। इस तरह से आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है आसान तरीके से। ठीक है बेटा, चले, कोई दिक्कत इसमें, कोई परेशानी? तो आप फटाफट से इस तरह के क्वेश्चन प्रैक्टिस करने आते हैं एग्जाम में और मस्त भी पूछे जाते हैं। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, एक और छोटे से डेरिवेशन की तरफ हम चलते हैं। अपना लिखा हुआ है मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ करंट कैरिंग लूप। तो हो क्या रहा है बच्चे, एक हमारे पास में करंट कैरिंग लूप है ना, लूप तो आप जानते होंगे, ऐसे सर्कुलर लूप जो मैंने बना रखी है। इसके सेंटर पर मुझे क्या करना है, मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। तो मान लीजिए कि ये जो सर्कुलर लूप है, इसकी जो रेडियस है वो a है, ठीक है, और इसमें जो है I एम्पियर का करंट आपका पास हो रहा है। ठीक है, तो एक छोटा सा हमने स्ट्रेट लेंथ ले लिया। देखो ये जो होता है तो लूप है ना, तो लूप तो गोल होता है, तो इसकी कोई लेंथ होगी नहीं, तो हमने छोटा सा मान लिया कि ये जो एरिया है वो सीधा है, इसकी लेंथ कितनी है, डेल्टा एल है। तो अब इससे हमें निकालना है मैग्नेटिक फील्ड। तो एक ही बात समझ में आती है कि सर यहां से हम लगाएंगे कौन सा, हम लगाएंगे बायो सेवर्ट लॉ। ठीक है जी, बायो सेवर्ट्स लॉ। ठीक है, तो बायो सेवर्ट के लॉ से अब हम चलते हैं। तो हमने ये देखा कि डेल्टा बी जो है वो होता है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डेल्टा एल साइन थीटा अपॉन में आर स्क्वायर, ये हमारे पास में है। लेकिन यहां जो हम देख रहे हैं कि आर आर नहीं है भैया, आर क्या है, ए है, रेडियस जो है वो कितनी है आपकी, ए।
ठीक है, तो डेल्टा बी इज इक्वल्स टू हो गया म्यू नॉट अपॉन में 4 पाई आई और डेल्टा एल साइन थीटा अपॉन में ए का स्क्वायर। अब ये जो डेल्टा बी निकल रहा है छोटा सा है ना, तो हमें क्या करना पड़ेगा भैया, इसकी पूरी वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो इंटीग्रेट कर देते हैं हम लोग, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डेल्टा एल साइन थीटा अपॉन में ए स्क्वायर। आप कहोगे सर डेल्टा बी का बी हो जाएगा, सारी चीजें बाहर आ गई, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, ठीक है जी, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई और यहां से आई और साइन थीटा अपॉन में ए स्क्वायर बाहर आ गया इनटू में डेल्टा एल। तो b इज इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई साइन थीटा अपॉन में ए स्क्वायर और डेल्टा एल जो है वो क्या होता है सर जी, सरकमफ्रेंस ऑफ द सर्कल। तो सरकमफ्रेंस होता है 2 पाई ए से ए कैंसिल हो गया, तो आपको यहां समझ में आएगा कि b इज इक्वल्स टू है म्यू नॉट। अब देखो पाई से पाई भी कैंसिल हो गया और 2 से ये 2 भी कैंसिल, तो म्यू नॉट आई साइन थीटा अपॉन में कितना हो गया भाई साहब, आप बोलोगे सर जी 2, ठीक है, आप बोलोगे सर जी 2, म्यू नॉट आई साइन थीटा अपॉन में 2 और एक ए 2a। अब ये जो साइन थीटा है, अगर मान लो ये जो देखो, आप देखो कितने डिग्री का एंगल बनना है सर 90, तो साइन 90 रखोगे तो 1 हो जाता है, तो b की वैल्यू म्यू नॉट आई अपॉन में 2a। अच्छा ये तो एक सर्कल के लिए था, एक लूप के लिए, लेकिन ऐसे ही अगर ढेर सारे n लूप हो, 4n लूप, ठीक है जी, n लूप हो तो क्या हो जाएगा सर, b इज इक्वल्स टू म्यू नॉट एन आई अपॉन में 2a। इतना आपका क्या आ जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगा, n की मल्टीप्लाई हो जाएंगी। एक लूप के लिए इतना है, तो ढेर सारे लूप, 100 लूप हो गए तो मल्टीप्लाई 100, 1000 लूप हो गए तो मल्टीप्लाई बाय 1000, 2000 हो गए तो मल्टीप्लाई बाय 2000। तो यानी लूप में इस तरह से आपका मैग्नेटिक फील्ड सेटअप हो जाता है। आई होप सो सारी बातें क्लियर हुई होंगी, बायो-सैवर्ट के लॉ से ही ये निकलेगा। अब हम चलते हैं एम्पियर सर्किटल लॉ पर। किस पर चलेंगे बेटा, एम्पियर्स सर्किटल लॉ। देखो ये जो हमारा एम्पियर्स लॉ है, इसको लेकर बहुत सारे बच्चों के मन में डाउट भी है कि सर इससे कौन कौन से क्वेश्चन आ रहे हैं। तो बेटा जो टॉरॉइड वगैरह है या फिर जो आपका सोलेनॉइड है वो सब कट चुका है, ओनली एम्पियर का लॉ आ रहा है, एम्पियर का लॉ का स्टेटमेंट एंड प्रूफ, और कुछ नहीं करना इसमें आपको, और कुछ भी नहीं पढ़ना है। बात ध्यान से सुन लो, ओनली क्या आ रहा है बेटे, आपका टॉरॉइड और सोलेनॉइड सब कट चुका है, इसके ऊपर जो भी क्वेश्चन बनते थे टॉरॉइड या सोलेनॉइड को लेकर सब एंड हो चुका है, ओनली इसका डेफिनेशन। अब देखो डेफिनेशन क्या कह रहा है, इट स्टेट दैट द लीनियर इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, यानी अगर हम कोई भी मैग्नेटिक फील्ड है बी, इसका लीनियर मतलब डीएल लेंथ के अकॉर्डिंग में इंटीग्रेशन करते हैं, तो सर वो क्या आ जाता है, इट इज म्यू नॉट टाइम्स टू द करंट। यानी ये कहना चाह रहा है कि अगर आपको इसका मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, किसी भी वायर का मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, किसी भी क्लोज लूप का मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, बस उसके मैग्नेटिक फील्ड जो है किसके बराबर होता है, म्यू नॉट इंटू आई। करंट जो भी पास हो रहा है उसमें म्यू नॉट की मल्टीप्लाई कर दो, आप क्लोज लूप का क्या निकाल लोगे, मैग्नेटिक फील्ड निकाल लोगे, ठीक है। तो ये स्टेट करता है। अब इसको हम प्रूफ करते हैं कि सर प्रूफ कैसे करना है। तो भाई लिख लो इसको कि एक वायर बना है, इसका जो रेडियस है आर रेडियस पर एक छोटा सा पॉइंट हमने पी ले लिया, इस पॉइंट पी पर एक लेंथ है डीएल जहां मुझे मैग्नेटिक फील्ड बी निकालना है। तो आप कहोगे सर इसका एलएचएस वाला भाग ले लो, तो क्या है बी इंटू डीएल, हाँ जी क्या है बी इंटू डीएल। अब ये जो बी इंटू डीएल है, आप इसकी वैल्यू निकालोगे तो आपको पता है सर ये होता है, जब इंटीग्रेशन करेंगे तो बी डीएल कॉस थीटा। अब थीटा जो है वो कितना है, 0 डिग्री है, तो b इंटू डीएल कॉस जीरो होता है 1, तो हो जाएगा b इंटू में डीएल, ठीक है, कितना हो गया b इंटू डीएल। और b इंटू डीएल किसी भी वायर का जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो कितना होता है, जल्दी बताओ फटाफट से। आप बोलोगे सर जी जो वायर का मैग्नेटिक फील्ड है वो होता है म्यू नॉट आई अपॉन में 2 पाई आर, है ना, 4 वायर, याद रखना 4 वायर, लूप नहीं, लूप के लिए तो ये नहीं होता, पाई हट जाता है, ठीक है। तो आप यहाँ पुट कर दो, देन आप बोलोगे सर जी b इंटू डीएल, बी की वैल्यू रख देंगे म्यू नॉट आई अपॉन में 2 पाई आर इंटू में डीएल। तो आपने क्या करा कि म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर बाहर आ गया, अंदर रह गया डीएल, डीएल क्या है सर जी, इसका पूरा सरकमफ्रेंस, तो म्यू नॉट आई अपॉन में 2 पाई आर इंटू में 2 पाई आर, ये कैंसिल हो जाएगा, तो आ गया म्यू नॉट इंटू आई। और ये किसकी वैल्यू थी सर, ये वैल्यू थी b इंटू डीएल की। तो बात खत्म हो गई, ये प्रूफ है छोटा सा, बात खत्म, ठीक है बेटा। कोई दिक्कत इसमें, कोई परेशानी, b इंटू डीएल म्यू नॉट इंटू आई, प्रूफ के लिए हम b इंटू डीएल, b डीएल कॉस थीटा होता है, थीटा 0 है तो b इंटू डीएल, और b की वैल्यू पुट करेंगे तो आप बोलोगे म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर इंटू डीएल, ये बाहर आ जाएगा, डीएल का 2 पाई आर रहता है, बात खत्म हो गई, ठीक है। तो बस
इतना ही आपको करना है कि हम लोगों को एम्पियर के लॉ में इतना चीजें क्लियर कर लेनी है। ठीक, अब नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं। तो डियर फ्रेंड्स, अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है जिसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं फोर्स ऑन अ मूविंग चार्ज इन अ मैग्नेटिक फील्ड। यानी कि अगर कोई चार्ज किसी मैग्नेटिक फील्ड में जाता है तो मैग्नेटिक फील्ड उस पर क्या करता है, एक फोर्स अप्लाई करता है। बहुत ध्यान से समझना। देखो देखो, दो टाइप के मैंने आपको मैग्नेटिक फील्ड बताए थे। एक क्रॉस वाला होता है, जल्दी बताओ क्या होता है ये। आप बोलोगे सर जी ये बताता है कि जो हमारा मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है वो परपेंडिकुलर डाउनवर्ड टू द पेपर है। और एक डॉट वाला बताया था मैंने इस तरह से, है ना, डॉट वाला। तो ये क्या बता रहा था, जल्दी बताओ फटाफट से। आप बोलोगे सर ये एक्सप्लेन करता है कि जो हमारे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है वो पेपर के परपेंडिकुलर अपवर्ड है और ये डाउनवर्ड है। तो अब अगर इसमें कोई मूविंग चार्ज इसके अंदर जाता है, ध्यान से सुनना, अगर कोई चार्ज इसके अंदर जा रहा है वो भी कैसे जा रहा है, परपेंडिकुलर। ध्यान से सुनो, इफ अ परपेंडिकुलर, इफ अ मूविंग चार्ज, इफ अ मूविंग चार्ज ऑफ Q, ठीक है, is entering in a magnetic field, in a magnetic field B perpendicularly, then the magnetic field, ठीक है जी, applied, the magnetic field applied a force on the charge। तो मैग्नेटिक जो फील्ड है उस पूरे चार्ज पर क्या करेगा, एक फोर्स अप्लाई करता है। क्या करता है, फोर्स अप्लाई। देखो ध्यान से समझना, एक एक चीज आपके दिमाग में जाएगी, इतनी गारंटी है। देखो ये जो बताया था, ये जो चीजें बता रहे हैं, ये कौन है, लॉरेंज। लॉरेंज नाम के एक साइंटिस्ट है, ये सारी चीजें एक्सप्लेन कर रहे हैं कि अगर कोई मूविंग चार्ज परपेंडिकुलर, तो इस तरह से कि वेलोसिटी ये है और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन देखो, अगर ये मूव इधर कर रहा है और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ये है तो एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो गए, परपेंडिकुलर एंगल बना रहे हैं, ठीक है। तो परपेंडिकुलरली इसके अंदर एंटर कर रहा है तो एक फोर्स फील करेगा ये, और जो फोर्स होगा वो बता रहे हैं कि जो फोर्स है वो चार्ज पर डिपेंड करता है, जो फोर्स है वेलोसिटी पर, और जो फोर्स है वो मैग्नेटिक फील्ड पर डिपेंड करता है, ठीक है। अब परपेंडिकुलर एंटर कर रहा है तो F इज इक्वल्स टू क्यू V क्रॉस B, यानी जो है ये कौन से होंगे भैया, आप बोलोगे सर जी V क्रॉस B में होंगे। तो जो फोर्स है आपका QVB साइन थीटा। अगर मैक्सिमम फोर्स की बात करें कि मैक्सिमम फोर्स कितना निकलेगा, तो आप बोलोगे सर जी QVB साइन 90, और साइन 90 के केस में F इज इक्वल्स टू आ जाएगा QVB। तो ये आपका पास फॉर्मूला निकल कर आएगा। मेन जो फॉर्मूला है, ये बात ध्यान रखो, दोनों की जो डायरेक्शन है वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर होनी चाहिए। कैसे होनी चाहिए, परपेंडिकुलर। तो यहाँ परपेंडिकुलर डायरेक्शन की बात हो रही है, और आई होप सो आपको ये बातें क्लियर हुई होंगी। तो लॉरेंज ने बता रही सारी चीजें कि इसीलिए इसको लॉरेंज फोर्स भी बोला जाता है, कि अगर कोई मूविंग चार्ज किसी मैग्नेटिक फील्ड में एंटर करता है, कोई भी मूविंग चार्ज एक मैग्नेटिक फील्ड में एंटर कर रहा है परपेंडिकुलरली, तो मैग्नेटिक फील्ड उस चार्ज पर क्या करेगा, एक फोर्स अप्लाई करता है, और दैट फोर्स इज F इज इक्वल्स टू Q V क्रॉस B। अब इस लॉरेंज फोर्स को, है ना, बहुत आराम से आप लोग इसको स्क्रीनशॉट ले लो, आपको समझ में आ जाएगा ये, ठीक है। अब जो है आपको ये समझना है कि सर ये जो हमारे पास फोर्स लग रहा है, ठीक है, ये जो हमारे पास में फोर्स लग रहा है, क्या इसकी एप्लीकेशन होंगी या नहीं होंगी। अरे सीधी सी बात है यार, फोर्स लग रहा है तो एप्लीकेशन नहीं होंगी क्या, ऑफ कोर्स होंगी एप्लीकेशन। तो चलो फाइंड करते हैं कि इस फोर्स की क्या क्या एप्लीकेशंस हैं हमारे पास में, कैसे कैसे काम कर रहा है ये, ठीक है। तो चलो इसके लिए फटाफट से हेडिंग बना लो, एप्लीकेशंस ऑफ लॉरेंज फोर्स, ठीक है, एप्लीकेशन ऑफ लॉरेंज फोर्स। तो जैसे ये एप्लीकेशन ऑफ लॉरेंज फोर्स हम लोग पढ़ रहे हैं, तो सबसे पहली बात मैं आपको बता दूं कि इस एप्लीकेशन का जो सबसे पहला काम है, वी कैन फाइंड द डायरेक्शन ऑफ, सॉरी, मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल। यानी अगर हम चार्ज पार्टिकल को मैग्नेटिक फील्ड में लेकर जाते हैं, है ना, किसी भी चार्ज पार्टिकल को मैग्नेटिक फील्ड में लेकर जाते हैं, तो वो जो चार्ज पार्टिकल है मैग्नेटिक फील्ड में क्या करेगा, मोशन करेगा। तो वो मोशन किस तरह का करेगा ये भी हम फाइंड कर सकते हैं, किसकी वजह से, लॉरेंज फोर्स की वजह से। अब देखो कैसे, मान लो द चार्ज enters पैरेलल टू द मैग्नेटिक फील्ड, है ना, जो चार्ज है हमारा वो मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल एंटर करता है। तो लेट्स से कि हम लोग क्या काम कर लेते हैं, एक आपका डायग्राम बना लिया इस तरह से, समझना जरा ध्यान से, है ना। अब इसको बहुत अच्छे से समझना आप लोग, इसी डायग्राम में तीनों चीजें बता दूंगा, तीन इसके मोशन होते हैं। पहली चीज आप देखना कि अगर चार्ज पार्टिकल हमारा पैरेलल मोशन कर रहा है इसके, देखो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन भी यही है और हमारा चार्ज पार्टिकल भी ऐसे ही मोशन कर रहा है,
ठीक है, ध्यान से सुनो कि अगर चार्ज पार्टिकल भी इसी v वेलोसिटी से, चार्ज पार्टिकल v वेलोसिटी से इसी डायरेक्शन में जा रहा है और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन भी यही है, तो दोनों पैरेलल हो गए। अब जब दोनों पैरेलल हो जाएंगे तो F इज इक्वल्स टू जो होता है Q V क्रॉस B, है ना, जो फोर्स तो यही था जो कि Q V B साइन थीटा हो जाएगा। तो आप बोलोगे सर थीटा तो 0 डिग्री हो गया, अगर थीटा 0 डिग्री हो गया तो आप बोलोगे सर साइन 0 हो गया, तो F इज इक्वल्स टू टोटल का टोटल फोर्स ही 0 आ गया ये तो। और अगर फोर्स 0 है तो यानी इस चार्ज पर इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड के अंदर कोई फोर्स नहीं लग रहा, और अगर कोई फोर्स नहीं लग रहा तो ये सीधा निकल जाएगा ना, जिस रे से जा रहा था उसी वे में आगे निकल जाएगा। आप बोलोगे हाँ जी सर, अगर उसी वे में आगे वो निकल गया तो कैसा पाथ बनाएगा सर, लीनियर पाथ होगा। कैसा पाथ होगा, लीनियर पाथ होगा, सीधा निकल जाएगा, कोई इफेक्ट नहीं होगा इस पर। बहुत सिंपल सी बात है, कोई दिक्कत नहीं है। अब अगर बात करें सर परपेंडिकुलर जा रहा है, ठीक है, चार्ज पार्टिकल इज मूविंग परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड, तब क्या होगा, अगर कोई चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर, समझो कि ये तो v वेलोसिटी से इधर जा रहा था, ठीक है, अब यहां पर क्या हुआ सर, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ऐसे ऊपर की तरफ हो गई, है ना, दोनों चीजें आप समझो। तो भाई आप ये दम समझो कि जो हमारा फोर्स लगेगा वो इन दोनों के बीच ही तो लगेगा, इस तरह से, है ना, समझो आप, इस तरह से ये काम करना शुरू कर देगा, है ना, मैग्नेटिक फील्ड, ये जो फोर्स है वो इसको आगे नहीं जाने देगा चार्ज पार्टिकल को। जैसे ये आगे जाएगा भाई साहब, ये जो फोर्स है नीचे की तरफ इसको झुका देगा, है ना, जैसे ही जाने की कोशिश करेगा इस तरह से फोर्स लगाएगा नीचे की तरफ इसको सर्कुलर आर्क में, अगर मान लो सर्कुलर आर्क में मोड़ दिया तो ये आगे जाके ऐसे बाहर निकलेगा। और अगर पूरे बोर्ड पर क्या हो जाए, मान लो यहाँ सभी में, यहाँ सभी में क्या है, मैग्नेटिक फील्ड है, नीचे भी, है ना, सभी में मैग्नेटिक फील्ड है, तो जहां जहां मैग्नेटिक फील्ड है इसको कैसे करेगा, ऐसे मोड़ता हुआ चला जाएगा। तो ये कैसे पाथ पर मोशन करेगा सर, सर्कुलर पाथ पर। कैसे पाथ पर मोशन करेगा, सर्कुलर पाथ पर मोशन करेगा। तो आप लिख लो कि सर कैसा पाथ बनाएगा, सर्कुलर पाथ बनाएगा। कैसा पाथ बनाएगा बेटा, सर्कुलर पाथ बनाएगा, है ना, धुआं उड़ा देंगे भाई, टेंशन मत लो, बहुत बेहतरीन तरीके से आपको समझाऊंगा। तो क्या बोल रहे हैं सर, सर्कुलर पाथ बनाएगा। अब जब भी कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ पर मूव कर रहा है, ठीक है, तो उस पर दो फोर्स काम कर रहे हैं, एक तो मैग्नेटिक फोर्स तो काम कर ही रहा है, लॉरेंज फोर्स तो इस पर लग ही रहा है। दूसरा, आपने पढ़ा होगा कि सर जब भी कोई ऑब्जेक्ट आपके किस पर करता है, सर्कुलर पाथ पर मोशन करता है, तो उस पर सर एक और फोर्स काम करता है जिसका नाम है सेंट्रीपिटल फोर्स। बोलो हाँ या नहीं, क्या उसका नाम सेंट्रीपिटल फोर्स है? आप बोलोगे हाँ जी सर, सेंट्रीपिटल फोर्स भी एक होता है कि जब भी कोई सर्कुलर पाथ पर मोशन करता है तो वो काम कर रहा है। अब इसके थ्रू हम क्या करेंगे, इसकी रेडियस निकाल लेंगे कि ये भैया कितने रेडियस के सर्कुलर पाथ पर मूव कर रहा है। तो करें इस डेरिवेशन को, छोटा सा है, चलो यहीं पर शुरू करते हैं, मैं इसको रफ कर देता हूं, ठीक है, इसको रफ कर लेते हैं। ये लो जी, यहीं पर सॉल्व कर लेते हैं इसको बिल्कुल। तो आप बोलोगे सर जी यहां पर दो फोर्स काम कर रहे हैं, एक तो F इज इक्वल्स टू क्यू वी बी साइन थीटा, इसको साइन थीटा ही लिख लो, थीटा इज इक्वल्स टू 90 हो गया, तो F इज इक्वल्स टू क्यू वी बी। एक इस पर सर सेंट्रीपिटल फोर्स भी काम कर रहा है, वो कितना होता है सर, F इज इक्वल्स टू एम वी स्क्वायर अपॉन में आर। कितना काम कर रहा है, एम वी स्क्वायर अपॉन में आर, और एक F इज इक्वल्स टू क्यू वी बी, दोनों काम कर रहे हैं, तो दोनों को रख दो ना इक्वल में। तो भाई एम वी स्क्वायर अपॉन में आर इज इक्वल्स टू क्यू वी बी, v से v कैंसिल हो गया, तो एम वी अपॉन में आर इज इक्वल्स टू क्यू बी, यानी अगर मुझे r चाहिए तो ये हो जाएगा सर एम वी अपॉन में क्यू बी, है ना, ये हो गया जी। बोलो जल्दी फटाफट से, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब इसके ऊपर क्वेश्चन आता है, समझ लो कैसा, कहेगा एक इलेक्ट्रॉन जो इसके अंदर एंटर करता है, तो इलेक्ट्रॉन के लिए जो Q है वो E लेना पड़ेगा, मैग्नेटिक फील्ड दे देगा आपको कि इतने टेस्ला के मैग्नेटिक फील्ड में एक क्या एंटर करता है, एक इलेक्ट्रॉन एंटर करता है जो 2 इंटू 10⁻³ वेलोसिटी से मूव कर रहा है। तो इस तरह से इसका क्या निकाल दो, रेडियस निकाल दो। बहुत सिंपल है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन याद होना चाहिए और चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन याद होना चाहिए, वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड वो देगा आपको, तो आप फाइंड कर सकते हैं रेडियस। बोलो, है ना मजेदार चीज, जल्दी बताओ फटाफट से। तो आप लोगों को समझ में आया ना क्या काम कर रहा है, ये बोल रहा है कि भाई साहब अगर कोई हमारा चार्ज पार्टिकल एंटर करता है परपेंडिकुलर, कौन से की बात कर रहे हैं, परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड, तो परपेंडिकुलर अगर एंटर करता है तो सर इस तरह से सिचुएशन बनेगी, और ये आर रेडियस के पाथ पर क्या करेगा, गोल 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 गोल, है ना, घूम रहा होगा दन दनादन। तो ये बात समझ में आ गई। अब एक तीसरी कंडीशन है कि अगर कोई आर्बिट्रेरी एंगल बनाते हुए एंटर करता है,
ठीक है ना। अगर चार्ज पार्टिकल कोई आर्बिट्रेरी एंगल बना रहा है और उसके थ्रू उसमें एंटर करता है तो कितना उस पर क्या लगेगा, फोर्स काम करेगा, या उसका पाथ कैसा होगा, आप मुझे बता दो। तो चले इसको भी कर ले। जैसा कि मैंने यहां पर लिख दिया है कि अगर कोई एक आर्बिट्रेरी एंगल बनाते हुए किसमें एंटर करता है, मैग्नेटिक फील्ड में एंटर करता है, तो उसका जो है पाथ कैसा होगा। आ जाओ मेरे भाई, यहां पर समझ लो आप लोग बहुत अच्छे से इसको, है ना, एकदम तरीके से आपको समझ में आएगा। देखो अब मान लो कि कोई चार्ज पार्टिकल इसमें एंटर कर रहा है कोई थीटा एंगल बनाते हुए। देखो समझो, ये हो गया सर परपेंडिकुलर एंगल। तो आप बोलोगे सर कोई थीटा एंगल यहां से ऐसे बनाते हुए एंटर कर रहा है चार्ज पार्टिकल, ठीक है, इस वाले एंगल पर यहां चार्ज पार्टिकल एंटर कर रहा है। तो आप बोलोगे सर जब मैग्नेटिक फील्ड के साथ में कोई भी आर्बिट्रेरी एंगल बना रहा है तो ये जो एंगल है वो दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगा, है ना। तो इसकी जो वेलोसिटी है, इट्स वेलोसिटी, ठीक है, डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। इसकी जो वेलोसिटी है वो दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगी, है ना। जो v वेलोसिटी से जा रहा था, एक हो जाएगी सर v cos थीटा और एक हो जाएगी v sin थीटा, ठीक है, दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगी, v cos थीटा एंड v sin थीटा। अब जो v sin थीटा इसको ऊपर ले जाने के लिए यानी गोल घुमाने के लिए काम करेगा, और जो v cos थीटा इसे सीधा चलाने के लिए काम करेगा। दोनों चीजें लग रही हैं, देखो v sin थीटा इसको ऐसे घुमा रही है और v cos थीटा इसको आगे ले जा रही है कि साथ साथ भी चल, आगे भी बढ़ और घूम भी, दोनों चीजें एक साथ होंगी। तो आप बोलोगे सर जी ये घूमेगा भी आगे भी बढ़ेगा, घूमेगा भी आगे भी बढ़ेगा, घूमेगा भी आगे भी बढ़ेगा, तो इस तरह का पाथ बनाएगी। और इस पाथ को हम कहते हैं हेलिक्स। कैसा पाथ बनाती है बेटा, हेलिक्स पाथ बनाती है। बस बात खत्म हो गई, कैसा पाथ हो गया, हेलिक्स पाथ हो गया। तो इस तरह से हमने इस एप्लीकेशन में लॉरेंट फोर्स की जो छोटी सी एप्लीकेशन थी, इनमें हमने समझ लिया कि भैया जो आपके चार्ज पार्टिकल हैं जब वो मैग्नेटिक फील्ड में एंटर करते हैं तो किस किस तरह का पाथ वो ड्रॉ करते हैं। हमने ये सारी चीजें बहुत अच्छे से क्लियर कर ली, एकदम आपको भी ये समझ में आया होगा कि हाँ सर बहुत एकदम मजेदार तरीके से आपने एक्सप्लेन कर दिया। अब हम इसके बाद चलते हैं कि दो पैरेलल वायर हैं, इन पैरेलल वायरों के बीच में एक फोर्स काम करता है। अगर इनके बीच में क्या काम कर दिया भैया, आप लोगों ने करंट पास कर दिया, तो इनके बीच में क्या काम करेगा, एक फोर्स काम करने लगेगा। वो फोर्स कितना होगा इनके बीच में, वो हमें फाइंड करना है ना। जो इनके बीच में फोर्स काम कर रहा है उस फोर्स को निकालेंगे और देखेंगे कितना फोर्स निकल कर आता है। और साथ ही में यहीं से हमें एम्पियर की डेफिनेशन भी समझनी है ना। आप जानते हैं ना एम्पियर यानी करंट का जो एसआई यूनिट है एम्पियर, उसकी डेफिनेशन भी हमें यहीं से समझनी है। तो लेट्स स्टार्ट दिस, ठीक है स्टूडेंट्स। एक छोटी सी बात मैं आपको बताना भूल गया कि अभी हम दो पैरेलल वायर के बीच में जो फोर्स है उसके बारे में बात कर रहे थे, लेकिन उससे पहले भी एक बहुत बढ़िया टॉपिक है फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग वायर, है ना। कोई भी टॉपिक छूटना नहीं चाहिए। तो मैंने देखा तो मैं सोचा कि पहले इसको स्टडी कराना चाहिए आप लोगों को बहुत अच्छे से, तभी आप लोगों को वो समझ में आएगा। तो इसलिए आप इसको समझो, फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग वायर। मान लो कि एक वायर है और जिसमें करंट पास हो रहा है ना, समझना जरा। ये एक वायर है और ये किसके साथ लेकर आ जाता है सर, ये परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड, है ना। मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर लाते हैं इसको इस तरह से। जब इसके परपेंडिकुलर लाएंगे तो बेटा ये मैग्नेटिक फील्ड है, इसमें एक करंट पास हो रहा है। एक बार ध्यान से सुनना, फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग वायर। तो पहले मैं आपको ये बेस बता दूं कि भाई इस वायर पर फोर्स लगेगा क्यों। तो ये अपने आप में मैग्नेट है, तो यहां मैग्नेटिक फील्ड जनरेट कर रही होगी। तो ये क्या हमारे पास में वायर, और वायर है तो ऑरस्टेड ने बताया था कि अगर कोई वायर में करंट पास होता है तो भाई अपने साथ भी क्या लेकर चलता है, मैग्नेटिक फील्ड। डुन 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 डुन, इसके चारों तरफ में मैग्नेटिक फील्ड है और ये जो मैग्नेट है ये अपना मैग्नेटिक फील्ड बना रही है। अब जैसे ये इसके पास आएगा, जुडिन 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 जुडिन, जैसे इसके पास में आया तो ये मैग्नेट इसके मैग्नेट के फील्ड को क्या करेगी, अट्रैक्ट या रिपल कुछ तो करेगी। तो इस हिसाब से ये वाली इस पर क्या करेगी, एक फोर्स लगाएगी, या ये वाला इस पर क्या लगाएगा, फोर्स लगाएगा। तो यही हमें निकालना है कि भाई ये दोनों के बीच में फोर्स कितना हुआ, है ना। सिंपल सिंपल सी बात। अब देखो हो क्या रहा है, समझो। हो ये रहा है कि मान लो हमारे पास में ये एक वायर है ना। इसका सर एरिया जो है वो ए है, इसकी जो लेंथ है सर वो एल है, ठीक है। तो इस पर कितना फोर्स काम करेगा ये हमें निकालना है। तो हमने अभी पढ़ा था कि जो फोर्स होता है वो तो क्यू और वी क्रॉस बी होता है सर जी। तो सबसे मेन बात है कि हमें चार्ज फाइंड करता है, चार्ज फाइंड करना है, चार्ज ऑफ द वायर। वायर का चार्ज कितना है, तो आप बोलोगे सर वायर का चार्ज जो है Q इज इक्वल्स टू, इसमें मान लो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है N, और कितना वॉल्यूम है इसका सर, A इंटू एल वॉल्यूम है ना। N चार्ज है कितने वॉल्यूम में, A इंटू एल वॉल्यूम में, A एरिया और L होगी इसकी लेंथ। और हर एक पर कितना चार्ज होता है, E चार्ज होता है। तो सर जो Q है वो कितना हो गया, NaL इंटू E, और ये किसका आ गया, माइनस का।
अब जो फोर्स है, सीधी सीधी बात सर, है ना, बहुत इंपॉर्टेंट बात, फोर्स इज इक्वल्स टू क्या होता है, Q इंटू वी क्रॉस में B, है ना। तो F की वैल्यू आ गई आपके पास में, Q का वैल्यू रख दो -NaLe और V क्रॉस B। अब देखो आप लोग समझो यहां पर, है ना, बहुत अच्छे से समझना आप लोग भाई, NaE और V को बाहर ले लो, है ना, और L को अंदर ले जाओ, L क्रॉस B। V को बाहर ले लिया, L को अंदर ले लिया, तो ये जो माइनस का साइन है किसका बदल जाएगा, प्लस का। वेक्टर ये कहता है कि अगर आप एक को बाहर ले रहे हो और एक को अंदर कर रहे हो वेक्टर फॉर्म में, तो भाई साहब क्या हो जाएगा कि ये जो चीज है, जो प्लस का साइन है वो माइनस में बदल जाएगा। अब यहां माइनस पहले से ही था, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, तो F इज इक्वल्स टू, अब ये आप लोगों ने बहुत अच्छे से पढ़ा होगा, है ना, I, थर्ड चैप्टर में I इज इक्वल्स टू NeAVD पढ़ा है ना, VD नहीं है, यहाँ पर क्या है, वेलोसिटी है। तो ये हो गया सर जी I, और L क्रॉस B। अगर इसको हटाना चाहूं तो F इज इक्वल्स टू ILB साइन थीटा, यानी परपेंडिकुलर जा रहा है ना तभी फोर्स लगेगा, पैरेलल जाएगा तो कोई फोर्स यहां पर काम नहीं करेगा। तो बहुत अच्छे से आपको डेरिवेशन समझ में आई होगी, करना कुछ नहीं है, चार्ज निकालना है। चार्ज इज इक्वल्स टू कैसे होएगा सर, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं n, लेकिन वॉल्यूम कितना ये भी तो देखना पड़ेगा ना, तो A इंटू L, और एक इलेक्ट्रॉन पर कितना चार्ज है, E चार्ज है माइनस का, तो ये हमने रख दिया। फिर हमने फोर्स में पुट कर दिया, तो हमने देखा L को अंदर V को बाहर, हमें पता लगा सर ये तो फॉर्मूला करंट का होता है, तो I इज इक्वल्स टू करंट हो गया L क्रॉस B, ILB साइन थीटा। ये एक छोटा सा बात मैंने आपको बता दिया कि इतना फोर्स इस पर काम करता है, ठीक है। कोई दिक्कत, बोलोगे नहीं सर एकदम झक्कास तरीके से समझ में आ रहा, फाड़ू, ठीक है। चलो अब चलते हैं कि पैरेलल वायर हैं तो उन पर कितना करंट आएगा, उन पर कितना फोर्स काम करेगा, ठीक है। चलो डाल लो हेडिंग। ओके मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट एंड बहुत ही आसान और बहुत मजेदार टॉपिक हम लोग पढ़ने वाले हैं, फोर्स बिटवीन टू पैरेलल करंट कैरिंग वायर। देखो हमारे पास में दो वायर हैं, एक तो पहली बात आपको समझ लो कि दोनों वायर एक दूसरे से r डिस्टेंस पर रखें, कोई ना कोई डिस्टेंस पर तो रखे जरूर होंगे, आप बोलोगे हाँ जी सर, तो वो डिस्टेंस है r। दोनों की जो लेंथ है वो सेम है l, इसकी भी l है तो इसकी भी l है, लेकिन दोनों पर जो करंट है, एक पर I1 है और एक पर I2, दोनों पर जो करंट है वो दोनों पर डिफरेंट डिफरेंट करंट पास हो रहा है, एक पर I1 करंट और एक पर I2 करंट जो है पास हो रहा है, इस तरह से काम चल रहा है। अगर दोनों पर अलग अलग करंट पास हो रहा है, दोनों सेम लेंथ के वायर हैं और दोनों क्या है, r डिस्टेंस पर रखे हैं, तो भाई ये दोनों फोर्स क्यों लगाएंगे, एक बार तो ये बताओ। तो हमने पढ़ा है कि जब भी किसी वायर में करंट पास होता है तो भैया ये अपने चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड बनाता है। अब बोलोगे हाँ जी सर, ये वाला भी क्या करेगा, मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा, बोलोगे हाँ जी सर, दोनों मैग्नेटिक फील्ड क्या करेंगे, आपस में खेल करेंगे, मस्ती करेंगे, तो क्या होगा, फटाफट से फोर्स लगाना शुरू कर देंगे। तो अब ये जो फोर्स है, हो सकता है पहला वाला वायर दूसरे पर लगाए या दूसरा वाला वायर पहले पर लगाए, पर दोनों पर जो लगने वाला फोर्स है वो सेम होगा, ठीक है, इसकी कोई दिक्कत नहीं है। तो हमने मान लिया, लेट कर लिया कि भैया मैग्नेटिक फील्ड जो है किससे निकल कर आ रहा है ना, मैग्नेटिक फील्ड कहां से आ रहा है, पहले वाले वायर से, और दूसरे पर क्या लग रहा है, फोर्स लग रहा है, ठीक है। तो फटाफट से देखते हैं क्या करेंगे। तो मैग्नेटिक फील्ड ऑफ द वायर ए, जो हमारा वायर ए है इसका मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, आप बोलोगे सर जी इसका मैग्नेटिक फील्ड हमने लेट कर लिया B1, और B1 इज इक्वल्स टू होता है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, ठीक है। जल्दी बताओ वायर के लिए मैग्नेटिक फील्ड कितना होता है, म्यू नॉट अपॉन 4, सॉरी म्यू नॉट I अपॉन 2 पाई r, सॉरी, है ना, किसी वायर के अराउंड जो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है म्यू नॉट I अपॉन 2 पाई r। अब एक बात बताओ तो भैया I है या I1 है, आप बोलोगे सर जी I1 है, पहले वाले में तो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो रहा है, लेकिन फोर्स किस पर लग रहा है, B वाले पर, कौन लगा रहा है, फर्स्ट वाला, तो फोर्स ऑन द वायर B, तो आप ऐसे लिख लो FAB, पहला वाला दूसरे पर लगा रहा है। तो अभी हमने पढ़ा था कि करंट कैरिंग वायर के पास जो होता है IL क्रॉस B होता है ना, तो FAB इज इक्वल्स टू, इसको लिख लो ILB कॉस, सॉरी साइन थीटा, कॉस लिख रहा हूं, बताओ, है ना, देख रहे हो तुम। अब करंट किस में फ्लो हो रहा है सर जी, दूसरे वाले वायर में, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड किसका है सर जी, पहले वाले वायर का। तो ये हो गया भाई साहब, लेंथ जो है L, वो L नहीं है, वो कैपिटल L ले लो, क्योंकि कैपिटल L हम लोगों ने इसकी लेट की है, ठीक है भैया, LB साइन थीटा। अब यहां पर आप भैया वैल्यू पुट कर दो I2L, B1 की वैल्यू कितना थी,
म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई r और साइन थीटा। तो आप देखोगे सर जी एफ ए बी जो है निकल कर आ गया म्यू नॉट I1 I2 L, ठीक है, साइन थीटा अपॉन में 2 पाई r। अगर इसको हम पूरी तरीके से सॉल्व करें तो L को इधर ले आओ, तो सर जी एफ ए बी जो है हम ऐसे कर लेते हैं, टोटल जो फोर्स है अपॉन में कितना आ गया L इज इक्वल्स टू हो गया म्यू नॉट I1 I2 अपॉन में 2 पाई r, है ना, 2 पाई r। अब यहीं से इतना फोर्स लगेगा, पहले तो आप समझ लो, है ना, इतना फोर्स इस पर काम कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं, कोई जल्दीबाजी नहीं, बिल्कुल प्यार से समझना है कि सर पहले वाले पर मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा, दूसरे वाले वायर में करंट पास होगा, तो इस पर फोर्स लगेगा। एफ ए बी I2L B1 साइन थीटा, हमने L जो है B1 की वैल्यू पुट कर दी, I1 यहां पर, ठीक है, B1 की वैल्यू पुट कर दी, हमने देखा किस तरह से एक इक्वेशन बन गई, तो एफ ए बी बराबर ये हो गया, कोई दिक्कत है ही नहीं, बात खत्म हो गई। अब ये इतना फोर्स यहां पर काम कर रहा है, तो इसी के अकॉर्डिंग मैं एम्पियर की डेफिनेशन बना लेता हूं। किसकी डेफिनेशन? एम्पियर की। अब देखो यहां पर क्या हो गया, इफ जो L है लेंथ ऑफ वायर वो 1 हो जाए, 1 मीटर का वायर है ना, R जो है ये डिस्टेंस जो है ये भी 1 मीटर की हो जाए, कि जो वायर है वो 1 मीटर की डिस्टेंस पर खेल मस्ती कर रहे हैं, ठीक है। तो ये जो है म्यू नॉट अपॉन 2 पाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी? आप बोलोगे सर म्यू नॉट अपॉन 2 पाई हो जाएगा 2 इंटू 10⁻⁻⁷। बस बात खत्म। इसी के ऊपर डेफिनेशन आपको बनानी है। आप बोलोगे सर जी 1 एम्पियर इज इक्वल टू द, ठीक है, 1 एम्पियर इज इक्वल टू द अप्लाइड फोर्स विच इज 2 इंटू 10⁻⁻⁷, which is 2 into 10⁻⁻⁷ if the length of wire is unit and the distance is also unit। अगर लेंथ ऑफ वायर भी यूनिट है एंड डिस्टेंस ऑफ वायर भी क्या है, यूनिट है, तब जाके जो फोर्स है, अगर इनके बीच 2 इंटू 10⁻⁷ का फोर्स काम कर रहा है, तो ये क्या होंगे सर, एक दूसरे के, मतलब इनके बीच जो करंट पास होगा वो 1 एम्पियर का होगा। आप चाहो तो मैं डेफिनेशन लिख देता हूं इसकी, है ना, इसको रफ करके डेफिनेशन लिख देता हूं इसकी, ताकि आप लोगों को सबको समझ में आ जाए कि सर ने पता नहीं क्या बता दिया, कुछ समझ में नहीं आया, पल्ले नहीं पड़ा, तो अभी पल्ले पड़ जाएगा, टेंशन मत लो। इसको रफ करके अभी एम्पियर की डेफिनेशन लिख देता हूं। डियर स्टूडेंट्स, तो मैंने आप लोगों के लिए डेफिनेशन भी लिख दिया। देखो क्या करना है आप लोगों को, डेफिनेशन में लिख देना है, इफ टू पैरेलल वायर ऑफ यूनिट लेंथ आर प्लेस्ड एट 1 मीटर डिस्टेंस, two parallel wire of unit length are placed at 1 meter to each other and the force between them is 2 into 10⁻⁷ न्यूटन। अगर इनके बीच कितना फोर्स लग रहा है, 2 into 10⁻⁷ न्यूटन का फोर्स लग रहा है, देन द करंट पासिंग थ्रू देम विल बी 1 एम्पियर। तो उनके बीच जो करंट पास होगा वो कितना होगा, 1 एम्पियर होगा। स्क्रीनशॉट ले लो, काम खत्म, ठीक है बेटे। तो ये आपकी डेफिनेशन भी तैयार होगी फटाफट से। अब एक लास्ट टॉपिक बच रहा है, टॉर्क, है ना जी, टॉर्क का एक लास्ट क्वेश्चन बच रहा है, और इसमें जो आपका ये है मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर, इसको मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। इसकी जो वीडियो है मैं इसके डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहां से इसको देख लीजिएगा, बहुत बेहतरीन वीडियो मैंने बनाई है ना। तो इसमें जो है आप लोगों को लेंथी भी ना होगी वीडियो, और वो वहां से आप लोग देख लीजिएगा, ज्यादा नहीं 5-7 मिनट की वीडियो होगी, एकदम खत्म कर दोगे आप उसको, है ना। और बहुत अच्छे से मस्त करके उनका जो ट्रांसफॉर्मेशन है वो भी कैसे कर सकते हो, सारी चीजें मैंने वहां पर एक्सप्लेन की है, ठीक है। तो आप वो वीडियो देख लेना फटाफट से। तो चलो डाल लो हेडिंग टॉर्क, ठीक है, जल्दी से। लास्ट टॉपिक है, बहुत मजेदार टॉपिक है, जिसका नाम है टॉर्क ऑन अ करंट कैरिंग लूप। एक हमारे पास लूप है, देखो ये लूप है ABCD, और ये किसके अंदर रख दिया, एक मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ एंड साउथ, ये नॉर्थ पोल और ये साउथ पोल, इनके बीच में रख दिया हम लोगों ने। सिंपल सी बात है सर। तो आप बोलोगे सर ये जो करंट कैरिंग लूप है इसमें I एम्पीयर का करंट पास हो रहा है। तो भाई साहब ये जो AB है ना, इसकी जो लेंथ है वो L है, इसकी जो ये वाली लेंथ भी L है, ये ब्रेथ हो जाएगी, ये इसकी ब्रेथ हो जाएगी, ध्यान से समझो। अब बोलोगे हाँ जी सर कोई दिक्कत नहीं है, तो सर इस पर जो है फोर्स काम करेगा, बहुत अच्छे से आप समझ लो। देखो एक तो इस पर भी फोर्स काम कर रहा है, जैसे रोटेट करेगा, मैं भी आपको समझाऊंगा, एक्सप्लेन करूंगा। देखो यहां पर पहले आप समझो कि यहां पर जो है एक फोर्स काम कर रहा है ना, एक फोर्स काम कर रहा है FAB। अब जो FAB है कितना होता है सर, I इंटू LB, ठीक है। तो FAB जो है I इंटू L ना होकर B इंटू B हो जाएगा, B क्रॉस B। तो FAB जो है हो गया सर आपके पास में, ठीक है। अब ध्यान से सुनो, IB साइन थीटा, एक फोर्स ये वाला हो गया, तो एक फोर्स CD पर भी लग रहा होगा। अब यहां पर जो फोर्स लग रहा है, एक फोर्स ऊपर की तरफ लगेगा और ये वाला फोर्स नीचे की तरफ काम करेगा। ये है सर FAB,
और ये है एफ सी डी, दोनों फोर्स अपवर्ड है, मतलब इक्वल एंड अपवर्ड है, तो एफ सी डी भी सेम है आई बी बी साइन थीटा। लेकिन तो आप लिखोगे यहां पर कि एफ ए बी एंड एफ सी डी आर, ठीक है, एफ सी डी आर इक्वल एंड अपोजिट, ठीक है, इक्वल एंड अपोजिट टू ईच अदर। ये जो है एक दूसरे के क्या है सर, इक्वल एंड अपोजिट है। देन इनका जो नेट फोर्स है, नेट फोर्स जो भी है इनका, टोटल जो नेट फोर्स है वो कितना हो जाएगा, एफ नेट इज इक्वल्स टू 0। टोटल फोर्स जो है वो कितना हो जाएगा, 0। अब यहां देखो कि यहां भी एक फोर्स काम करेगा और यहां पर भी एक फोर्स काम करेगा, ये भी दोनों सेम है, बट ये क्या है सर, इनके बीच में आप देखोगे तो एक डाइपोल बन रहा है, ठीक है, इस तरह से आप समझ लो, ये इस तरह से है ना। तो ये जो है इनके बीच में जो डाइपोल बन रहा है, तो इनकी जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो ये वाली हो जाएगी, है ना। अब ध्यान से चलो, देन जो टॉर्क होता है, टॉर्क का जो फॉर्मूला होता है टॉ इज इक्वल्स टू, वो होता है सर फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। हैं जी, आप लोगों ने पढ़ा होगा इस चीज को, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, फर्स्ट चैप्टर में भी पढ़ा होगा, फिर उसके बाद में सेकंड चैप्टर में पोटेंशियल में भी पढ़ा होगा, है ना। तो टॉर्क इज इक्वल्स टू हो गया सर, जो फोर्स लग रहा है नेट फोर्स, वो आई बी एल, किस पर लगेगा, लेंथ पर, इनटू जो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ये वाली, ये हो जाएगी सर बी साइन थीटा। तो टॉ इज इक्वल्स टू हो गया आई बी एल इंटू बी साइन थीटा। तो एल इंटू बी को एक साथ लिखा जाए तो टॉ इज इक्वल्स टू आई बी ए साइन थीटा। ये आपका क्या निकल कर आ जाएगा, टॉर्क निकल कर आ जाएगा किसी भी करंट कैरिंग लूप पर। ठीक है बेटे, बोलो क्या दिक्कत रही इसमें, सबको समझ में आया कि नहीं, रिवीजन भी आपका हो गया और सारी बातें आपको समझ में आ गई कि सर इस तरह से ये काम कर रहा है। और अगर इसकी आपको पूरी तरीके से ऐसी वीडियो देखनी है सर हमसे डिटेल में एक एक चीजें कराएं, तो उसके लिए भी मैंने चैप्टर नंबर 6 मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म का बहुत बढ़िया से बना रखा है, आप लोग वहां प्लेलिस्ट में जाकर उसको चेक कर सकते हो। बाकी आपको ये वीडियो कैसी लगी, आपको समझ में आया, कोई दिक्कत तो नहीं है, कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे इस वीडियो में भेज देना, मैं आपकी ये सारी दिक्कतें दूर कर दूंगा। ठीक है, अगला चैप्टर कौन सा आपको चाहिए ताकि आपका बेहतर तरीके से रिवीजन हो जाए, फटाफट से कमेंट बॉक्स में करना। मिलेंगे अगली वीडियो।